Good afternoon, everyone. चलिए, कल हम लोग बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला के बारे में, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बात कर दी थी एम्फीब्लास्टुला, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग लिखी है ब्लास्टोसिस्ट, मतलब कोरकपुटी। कोरकपुटी ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करें तो जो स्तनी होते हैं, मतलब जो मैमल्स हैं, उनमें जो आपका ब्लास्टोडर्म बनता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, यहाँ पर ये ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है, कोरकपुटी। समझ में आया? मतलब जो ब्लास्टोडर्म होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं मैमल्स में, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक। देखिए जरा, बाकी कल आप लोगों को ट्रोफोब्लास्ट वगैरह से समझाई थी, यस और नो? नहीं समझाई थी? अच्छा, ठीक है। तो देखिए क्लास, इसमें ये कोई एक अनिषेचित अंडाणु है, ठीक। अनिषेचित अंडाणु, सॉरी, ये आपका निषेचित अंडाणु, ठीक है, जो आगे चलकर क्या बना लेगा, फिर 2 सेल स्टेज में कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है। ये लीजिए 2 सेल स्टेज में कंप्लीट हो गया। उसके ऊपर क्या है, ये क्या बनाया है मैंने, ऊपर एक और डबल मैग्नेट क्यों बना दिया इसको, ज़ोना पेलुसिडा, मतलब अंड झिल्ली, ठीक है। फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ठीक है। तो इस तरह से करते करते जब वो क्या बनाएगा, यहाँ पर आपका ब्लास्टुला जब बनता है, ठीक है, ब्लास्टुला में आपको पता है ब्लास्टोसिस्ट जब बनती है उस दौरान अंड झिल्ली जो है वो रैप्चर हो जाती है। बताया था कि जो ज़ोना पेलुसिडा जो है ब्लास्टोसिस्ट के दौरान क्या हो जाएगी, फिर रैप्चर्ड हो जाएगी, जो बाद में क्यों रैप्चर्ड हो जाती है, क्योंकि इसको बाद में इम्प्लांटेशन के दौरान गर्भाशय में जाके चिपकना होता है ना। अगर ब्लास्टुला में कहाँ जाके चिपकेगा, फिर आपके गर्भाशय में चिपकता है, इतना तो आप लोग जानते ही हैं। अब ध्यान देना जरा, यहाँ पर ये है आपका एनिमल पोल, मतलब जंतु ध्रुव, ये है पादप ध्रुव, ठीक है। यहाँ पर कोशिकाएं लगातार डेवलप होती रहती हैं, क्या होती रहती हैं, डेवलप होती रहती है, और डेवलप होने की वजह से, ठीक है, ऊपर की तरफ यहाँ लगती रहती है, ठीक, ऊपर की तरफ लगती रहती है। ये जो ऊपर वाला भाग होता है इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। क्या कहते हैं इसे हम, ट्रोफोब्लास्ट। समझ में आया? कोई परेशानी? ठीक, यहाँ पर एक कैविटी बन जाती है जिसे बोलते हैं ब्लास्टोसील, मतलब कोरक गुहा, ठीक है। इसी चीज को हम लोग लिखवाना चाह रहे हैं, लिखिए जरा, प्रारंभिक वितरण क्रिया के दौरान पादप ध्रुव क्षेत्र में कोरक गुहा का निर्माण होने लगता है। हाँ, मतलब पादप ध्रुव क्षेत्र में, भाई कहाँ पे कैविटी बन रही, ब्लास्टोसील कहाँ बनेगी आपकी, पादप ध्रुव पर ना। तो
पर पादप ध्रुव में क्या बनने लगता है, एक कैविटी, गुहा बनने लगती है। ठीक है, एक कोरक गुहा बनने लगती है। जंतु ध्रुव क्षेत्र में, जंतु ध्रुव क्षेत्र में कोरक खंड एक पिंड के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। एक पिंड के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसे भ्रूणीय गुंडी कहते हैं। भ्रूणीय गुंडी कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, भ्रूणीय गुंडी कहते हैं। महत्व, अब हम लोग क्लास बात करेंगे आपके ब्लास्टोडर्म का, मतलब ब्लास्टोसिस्ट से क्या आपका महत्व है, क्या फायदे की तरफ। इसके फलस्वरूप कोशिकीय विभेदीकरण की, कोशिकीय विभेदीकरण की सभी आवश्यक तैयारी पूरी हो जाती है। सभी आवश्यक तैयारी पूरी हो जाती है, जिसके कारण अगले चरण, अगला चरण कौन सा होगा, ब्लास्टुलेशन के बाद कौन सा होता है अगला चरण, पहले मॉड्यूलेशन हुआ, फिर ब्लास्टुलेशन हुआ और अब गैस्ट्रुलेशन होगा, है ना। तो अगला चरण जो है गैस्ट्रुलेशन, उसके बारे में बात चल रही है। अगले चरण में संरचनात्मक परिवर्तन संभव होते हैं। संरचनात्मक परिवर्तन संभव है, मतलब फिर गैस्ट्रुलेशन में नए नए संरचनाएं बनने लगती हैं। ठीक है, कोरक भवन में, मतलब ब्लास्टुलेशन में, कोरक भवन में कोरक गुहा की उपस्थिति के कारण अगले चरण में अंग निर्माण क्षेत्र में पुनर्व्यवस्था संभव हो पाती है, कंप्लीट। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा गैस्ट्रुलेशन। देखिए गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, तो पहले आपका निषेचित अंडाणु से मॉर्गुला बना था, मॉर्गुलेशन की प्रक्रिया हुई, मॉर्गुलेशन के बाद कोरक भवन मतलब ब्लास्टुलेशन की प्रोसेस हुई, और ब्लास्टुलेशन के बाद फिर आता है गैस्ट्रुलेशन। तो ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, गैस्ट्रुलेशन। भाई गैस्ट्रुलेशन क्या है, गैस्ट्रुला बनने की प्रक्रिया। गैस्ट्रुला किससे बनेगा, आपका ब्लास्टुला से बनेगा, है ना। ब्लास्टुला कब होगा, जब उसके अंदर एक कैविटी मौजूद होगी, एक गुहा, जिसको हम क्या टर्म देते हैं, कोरक गुहा। ठीक है, तो अब हमारे जो स्टडी करनी है दैट इज द ब्लास्टुलेशन से फिर गैस्ट्रुलेशन की बनने की प्रक्रिया। ठीक है, इस चीज को लिखिए जरा। भ्रूण का कोरक विकास
गैस्ट्रुलेशन के अंतर्गत अगले चरण में प्रवेश करता है जिसे गैस्ट्रुला कहा जाता है। गैस्ट्रुला बनने की क्रिया को गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए क्लास, अब हम लोग अगर बात करें तो आप लोगों ने देखा था एक खास बात कि ब्लास्टुला जब बना था तो उसमें आपके 3 जर्म लेयर नहीं बने थे, जननिक स्तर का आविष्कार नहीं हुआ था उस दौरान। लेकिन जो जननिक स्तर है, मतलब जर्म लेयर कौन होती है, बोलिए, अरे जननिक स्तर कौन सी होती है? सही बात है, 3 ही तो होती है। कौन कौन सी होगी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, इन तीनों जननिक स्तर का जो निर्माण है आपका गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस में होगा, ब्लास्टुलेशन तक नहीं हुआ था। हुआ था क्या? नहीं हुआ था। तो गैस्ट्रुलेशन की जो खासियत होती है, इसमें सबसे पहले जो विदलन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, जो विदलन था आपका, एक तो वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम। जबकि ब्लास्टुलेशन तक क्या हो रहा था? लगातार विदलन चल रहा था, है ना। लेकिन जैसे ही वो गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया में एंट्री करता है, वैसे ही विदलन की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। कम होने की वजह से अब क्या होगा, ये आगे चलकर तीनों जननिक स्तर में डिफरेंशिएट, मतलब ये अंतर हो जाते हैं, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, अलग अलग होने का भी जो तरीका होता है वो कैसे रहेगा? अगर हम बात करें मछलियों में, इसमें मछलियों में तो इनमें देखने को मिलेगा, ये डिफरेंशिएशन बता रही हूँ मैं यहाँ पर, तीनों जर्म लेयर जो है तीनों आपस में पहले जुड़ी हुई थी ब्लास्टुलेशन के दौरान, अब वो तीनों अलग अलग होंगी। अलग अलग कैसे होंगी? मछलियों में तो पहले अलग होती है आपकी एक्टोडर्म, ठीक है, और क्या जुड़ी रह जाती है फिर आपकी एंडोडर्म और मेसोडर्म। भाई अलग होने की जो प्रक्रिया होती है जनरली 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है ना। पहले चरण में तो क्या होगा, सिर्फ एक्टोडर्म अलग होगी, एंडोडर्म और मेसोडर्म जुड़ी हुई रह जाएगी। ठीक, दूसरे चरण में क्या होगा, एक्टोडर्म तो हम लोग ऑलरेडी अलग कर चुके थे, फिर ये दोनों जो है मतलब एंडोडर्म भी अलग हो जाएगी और आपकी मेसोडर्म भी अलग हो जाएगी। समझ में आया? तो इस तरह से आपके तीनों जननिक स्तर जो है वो अलग हो जाते हैं। ठीक, दूसरी खास बात, लेकिन ये बात मैंने बताई थी मछलियों में, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करें अपनी मैमल्स की या हम बात करें पक्षी वर्ग की, ठीक है, तो उनमें जनरली कैसे होगा, मैं एक ही दे देती हूँ, पक्षी व मैमल्स, ठीक है, इनमें भी जो तीनों जर्म लेयर जो है अलग अलग होती है, वो किस प्रोसेस से होती है? पहले उसमें इस प्रोसेस का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, इसमें पहले कौन से अलग होगी? एंडोडर्म। समझ में आया? क्या जुड़ी रह जाती है आपकी? एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। ये तो है इसका पहला चरण। ठीक है, दूसरे चरण में क्या होगा फिर? एंडोडर्म तो ऑलरेडी अलग हो चुकी थी, फिर बाद में एक्टोडर्म अलग हो जाएगी और फिर मेसोडर्म। तो इस तरह से ये तीनों जनरल स्तर जो है ये अलग हो गए। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से गैस्ट्रुलेशन में आपके कुछ तो नए नए चीजों का क्या होता है, निर्माण होगा। जैसे जब एक्टोडर्म थी, ठीक है, एक्टोडर्म का निर्माण हुआ, ये लीजिए, इसी अवस्था में तो हमने छोड़ा था अपना, यहाँ पर ट्रोफोब्लास्ट था, लो बना दिया मैंने। ठीक, इसमें अब क्या होता है, ऊपर की तरफ यहाँ पर क्या बनने लगेंगी, छोटी छोटी कोशिकाएं, विभाजन हो रहा है लगातार, उनमें लोग हो रही है और क्या बना लेंगी, एक्टोडर्म।
समझ में आया? एक तरफ धंसना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बन जाएगी, एक कैविटी बन जाती है, एक गुहा बन जाती है। जो गुहा को हम क्या बोलते हैं, आर्केंटेरॉन। आर्केंटेरॉन अगर आप लोगों को याद हो तो आर्केंटेरॉन आगे चलकर क्या बनाती है, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल बनाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आर्केंटेरॉन से क्या बनता है, तो आर्केंटेरॉन से आगे चलकर आहार नाल बनाई जाती है। आहार नाल ये क्या होती है, आहार नाल क्या होती है? हाँ, तो हाथों को ऐसे करने से बेटर है कुछ नाम बता दो मुझे। हाँ तो ठीक है, मुझे इसका पाथ बता सकते हो आप लोग, पथ पूरा? हाँ पूरा कंप्लीट बता। मतलब वही तो है, ब्रिज का आवाज है, सोडियम सोडियम और ऐसे होता। बिल्कुल सही बात है, गुड। और साथ में क्या लगती है? और साथ में क्या लगती है? इनके भागों में नहीं, वो तो ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल तो ठीक बता रही, पर एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल दो भागों की मिलकर बनी होती है ना। हाँ क्या लगती है? श्वास नली। एक तो आहार नाल होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, और आहार नाल में क्या कर जुड़ती है फिर, डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचक ग्रंथियां, वो भी तो आपका इसी का भाग हो जाता है ना। ठीक है ना, जिसमें हम यकृत पढ़ते हैं, अग्नाशय पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो ये सब चीज क्या होती है, डाइजेस्टिव पाचक ग्रंथियां होती है। ठीक है, चलिए लिखिए जरा इस चीज को। गैस्ट्रुला भवन मतलब गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, देखिए गैस्ट्रुला भवन से पहले कोरक मतलब ब्लास्टुला, एक खोखला पिंड होता है ना भाई, ब्लास्टुला तो खोखला पिंड होता है ना, टेनिस बॉल के जैसे। चलिए, खोखला पिंड होता है। गैस्ट्रुला भवन के बाद गैस्ट्रुला भवन के बाद गैस्ट्रुला कहलाता है, जिसमें गैस्ट्रुला कहलाता है जिसमें 3 जननिक स्तर उपस्थित होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ठीक है, इसमें एंडोडर्म एक गुहा को घेरता है, जिसे आर्द्रांत कहते हैं, आर्केंटेरॉन। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, आर्द्रांत, आर्केंटेरॉन। और इस आर्द्रांत से आगे चलकर आहार नाल का विकास होता है। किसका विकास होगा, आहार नाल का विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, उभयचर भ्रूण का नियति मानचित्र। उभयचर भ्रूण का नियति मानचित्र, नियति मतलब होता है भविष्य। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, एम्फीबियन की, उभयचर। ठीक है, तो उसके भ्रूण का क्या भविष्य होगा, इस चीज के बारे में हम बात कर लेते हैं। मैमल्स की तो बात नहीं की जाएगी जनरली यहाँ पर, है ना, बात कर लेते हैं। तो देखिए क्लास, आप लोग जनरली जानते हैं, कोई भी, ये अंडाणु है, ठीक है, अंडाणु में ऊपर की तरफ केंद्रक उपस्थित है, कौन सा हो जाएगा ये ध्रुव, जंतु ध्रुव। नीचे वाला
है जैसे बोलते हैं मार्जिनल पोल, और उसे हिंदी में बोला जाता है, बता दो, हाँ इसे बोला जाता है आपका परिधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसे आप? परिधीय क्षेत्र, मार्जिनल रीजन बोलते हैं इसको। परिधीय क्षेत्र हमेशा आपके दोनों ध्रुव से थोड़ा सा चौड़ा होता है। टोन अंडा देखा है जनरली, देखा है ना, तो उसका शेप कैसा होता है? ऐसा ओवल शेप में रहता है ना। तो ओवल होने की वजह से जो बीच का एरिया होता है वो चौड़ा होता है ना, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ थोड़ा संकरा रहता है ना। तो यहाँ पर परिधीय क्षेत्र जो है थोड़ा सा चौड़ा देखने के लिए हमको मिलता है, ठीक है। जिनमें से अगर हम लोग बात करें तो ये तीनों आपस में अलग अलग दिखाई देते हैं, और जो अलग डिफरेंशिएशन जो है तीनों में, मतलब एनिमल पोल, वेजिटल पोल एंड मार्जिनल रीजन में, ठीक है, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट। पिगमेंट मतलब रंग वर्णक, ठीक है। रंग वर्णक के आधार पर हमने इनको डिफरेंशिएट किया हुआ है, जिसमें एनिमल पोल पर ज्यादा होता है, बीच में और कम, नीचे और कम। समझ में आया? ठीक। इसमें अगर हम लोग बात करें तो जंतु ध्रुव से अगर हम ये कहें कि क्या क्या बनता है, तो जंतु ध्रुव से बनेगा आपका नर्वस सिस्टम। लिखते चले आप, जंतु ध्रुव से बनेगा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र। एपिडर्मिस मतलब अधिचर्म, और साथ में बनता है सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन मतलब जो आपके संवेदी अंग होते हैं उनका निर्माण होगा, ठीक है। देखो अगर हम लोग बात करें तो जो आपका मार्जिनल क्षेत्र है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल को हम जनरली कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 3 भागों में, अग्रांत, मध्य और पश्च, 3 भागों में बोलते हैं। तो वो जो परिधीय क्षेत्र होता है, ये आहार नाल का जो फोरगट है, फोरगट मतलब जो आगे का, फोर माने आगे का, अग्र का, ठीक है, फिर मिड कट, फिर हाइंड कट। मिड माने बीच का, हाइंड माने पीछे वाला, ठीक है। तो इसका निर्माण होता है उत्पादक रूप से एलिमेंट्री कैनाल के मिड कट एंड हाइंड कट का निर्माण होता है। और इसके अलावा भी इनके चारों ओर जो आपका अधिचम पाया जाता है, जैसे आपकी लिवर को जो आपको कवर करके रखता है, उन सब चीजों का भी मार्जिनल से क्या होता है? विकास होता है, ठीक है। चलिए जरा लिखिएगा इसमें कुछ। देखिए फर्स्ट है जंतु क्षेत्र, जंतु क्षेत्र में क्या बनेगा? एक तो तंत्रिका तंत्र विकसित होता है, एपिडर्मिस मतलब अधिचर्म विकसित होती है, अधिचर्म विकसित होती है, तथा संवेदांग मतलब सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन कौन से होते हैं? आपके इंटरनल ईयर बनेंगे, ये एक्सटर्नल है ना, एक्सटर्नल की बात नहीं कर रही हूँ, इंटरनल ईयर की बात कर रही हूँ। तो इंटरनल ईयर बनते हैं, आईज में रेटिना बनता है, माउथ रीजन में अगर हम बात करें तो जो एंटीरियर पोर्शन होता है, ठीक है, वो रीजन बनता है आपका किससे बनेगा? एनिमल पोर्स, ठीक है। इसी को मैंने एक ही टर्म में लिखवा दिया, दैट इज अ सेंसरी ऑर्गन, ठीक है, संवेदन। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा परिधीय क्षेत्र। इससे आहार नाल के अग्रभाग
ग्रसनी को रेखित करने वाली एंडोडर्मी स्तर भी उपस्थित होते हैं। एंडोडर्मी स्तर भी उपस्थित होते हैं। परिधीय क्षेत्र से आप एक नोटोकॉर्ड लिख लेना, इससे नोटोकॉर्ड का भी विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा पादप क्षेत्र। पादप क्षेत्र ये वे रचनाएं हैं, जो मिडगट मतलब जैसे मध्यनाल तथा पश्चनाल के परिवर्तन में भाग लेती हैं। मध्यनाल व पश्चनाल के परिवर्तन में भाग लेती हैं। ठीक है, हाँ भाई, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा संरचना विकास गतियां। संरचना विकास गतियां, ये एक चीज, संरचना विकास गतियां क्या होती है? देखिए, अगर हम किसी भी एक वयस्क इंसान की बात करें, वयस्क या इंसान नहीं, किसी जंतु की बात करते हैं, तो उसमें जितने परिवर्तन होते हैं सारे रिवर्सिबल कंडीशन होते हैं। मतलब आपने केमिस्ट्री में दो प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ी होंगी, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय पढ़ा था। तो यहाँ पर उत्क्रमणीय मतलब जो एक से दोबारा से फिर से उसी में बदल जाती है, दैट इज उत्क्रमणीय। और अनुत्क्रमणीय क्या होती है? जो एक बार जिसमें कन्वर्ट हो गई वो हो गई, फिर से वो बदल नहीं सकती पहले वाली कंडीशन में। ये जो पढ़ते हैं हम लोग उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय में। तो अगर हम लोग बात करें किसी वयस्क जंतु के बारे में, तो वयस्क जंतु में जितने परिवर्तन होते हैं सारे के सारे रिवर्सिबल होंगे, मतलब उत्क्रमणीय अवस्था में मौजूद होंगे। एक बार जो परिवर्तन हो जाते हैं फिर से वो उसी में कन्वर्ट हो जाएंगे, चाहे हम कोई भी जंतु ले लें। जैसा हम विकास करते हैं परिवर्तन तो देखने को मिलते हैं, जैसे जैसे बुढ़ापा आता जाता है वैसे वैसे हम फिर से उसी स्टेज में आ जाते हैं जैसे बच्चे होते हैं। चलने में असमर्थता होती है, दांत सारे गिर जाते हैं, बच्चे के भी नहीं होते हैं, है ना, झुककर चलते हैं, गिरने का टेंशन ज्यादा रहता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है। वही सारे मतलब जितने परिवर्तन हम लोग देखते हैं सारे रिवर्सिबल कंडीशन में होते हैं, राइट। लेकिन जब हम लोग बात करें हमारी मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट के बारे में, मतलब संरचनात्मक क्या होता है इस हिंदी में, संरचना विकास गतियां। तो ये जो संरचना विकास गतियां होती हैं ये हमेशा आपकी अनुत्क्रमणीय अवस्था में होती है। मतलब इसमें नई नई संरचनाओं का विकास होता है। ठीक है, जैसे न्यूरल प्लेट बन गई, नोटोकॉर्ड बन गई, ठीक है, तो जो एक बार बन गया वो बन गया, ऐसे नहीं कि फिर से दोबारा से लौट जाएगा तो गायब हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये आपकी जो संरचना विकास गतियां होती हैं हमेशा से कैसी होंगी, ये आपकी अनुत्क्रमणीय अवस्था में होंगी और साथ में इसमें नई नई चीजों का विकास हमें देखने को मिलता है। तो नई नई संरचनाएं बनती हैं, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। समझ में आया? देखिए जरा, वयस्क जंतु की गतियां प्रतिवर्ती होती हैं, मतलब रिवर्सिबल। किंतु गैस्ट्रुला भवन में होने वाली कोशिकीय गतियां अनुत्क्रमणीय अवस्था में होती हैं, यानी कि स्थायी होती है।
इनमें नई संरचनाओं का निर्माण होता है। उदाहरण आघ्राण, मतलब क्या है? आघ्राण। न्यूरल प्लेट, न्यूरल नाल। नोटोकॉर्ड आदि नई संरचनाओं का निर्माण होता है। इसलिए इसे सामूहिक रूप से संरचना विकास गतियां कहते हैं। ठीक है, इनके अंतर्गत 3 जननिक स्तरों का पृथक्करण होता है। बताया था ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म में पृथक्करण होता है। यह पृथक्करण 2 चरणों में पूरा होता है। यह पृथक्करण दो चरणों में पूरा होता है। ठीक है, पहला लिखिएगा, मछलियों में पहले चरण में क्या ऊतक होती है? एक्टोडर्म। ठीक है, पहले चरण में एक्टोडर्म ऊतक होती है तथा एंडोडर्म वो मेसोडर्म जुड़े रहते हैं तथा दूसरे चरण में एंडोडर्म व मेसोडर्म अलग होती है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, पक्षी बेबीज तथा मैमल्स में पहले चरण में एंडोडर्म अलग होती है। पहले चरण में एंडोडर्म अलग होती है।